जब आप ईरान के साथ युद्ध की कल्पना करते हैं तो शायद आपके दिमाग में एक लंबा और खूनी संघर्ष आता होगा। लेकिन क्या हो अगर अमेरिका की असली युद्ध योजना कुछ और ही हो? एक ऐसा चौंकाने वाला निर्णायक प्रहार जिसे इस तरह डिजाइन किया गया हो कि युद्ध वास्तव में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। 28 फरवरी 2026 की तड़के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक संयुक्त अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियान शुरू हुआ। ये सिर्फ हवाई हमलों का एक और दौर नहीं था, ये सीधे तौर पर ईरानी शासन के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने का एक प्रयास था। प्राथमिक लक्ष्य सर्वोच्च नेता अली खामेनेई थे, जो कथित तौर पर अपने वरिष्ठ कमांडरों के साथ इस हमले में मारे गए। यह एक ऐसी रणनीति है जिसकी ईरान ने शायद ही कल्पना की होगी। आइए जानते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है और यह कैसे मध्य पूर्व को स्थायी रूप से बदल सकता है। पृष्ठभूमि और सैन्य जमावड़ा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की नींव महीनों से बढ़ते तनाव के बीच रखी गई थी। 1979 की क्रांति के बाद ईरान में हुए सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिका ने 2003 के इराक आक्रमण के बाद से मध्य पूर्व में अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू किया। घोषित लक्ष्य स्पष्ट थे, ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को उसके समर्थन को रोकना। ये सैन्य जमावड़ा बहुत बड़ा था और केवल संदेश देने से कहीं आगे की बात थी। पेंटागन ने क्षेत्र में प्रमुख नौसैनिक संपत्तियों को तैनात किया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोर्ट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप शामिल था। इसके साथ टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाजों का एक बेड़ा भी शामिल हुआ। F-35 और F-22 सहित 100 से अधिक उन्नत लड़ाकू विमानों को इस मोर्चे पर लाया गया। साथ ही एक निरंतर अभियान का समर्थन करने के लिए आवश्यक टैंकर और कार्गो विमान भी तैनात किए गए। संदेश स्पष्ट था, संयुक्त राज्य अमेरिका एक गंभीर संघर्ष की तैयारी कर रहा था। अंततः 28 फरवरी 2026 को ट्रिगर दबाया गया, जब कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह विफल हो गए और समझौते की समय सीमा समाप्त हो गई। और अधिक बातचीत के बजाय सीधे बम गिरे। पहला प्रहार, दरवाजे तोड़कर घुसना। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पहला चरण भारी तबाही और खौफ के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआती हमला केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं था, ये नेतृत्व को खत्म करने वाला प्रहार था। शुरुआती घंटों में अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और इजरायली एयर लॉन्च मिसाइलों ने तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड पर हमला किया। प्रारंभिक रिपोर्टों ने तुरंत संकेत दिया कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, ईरान के रक्षा मंत्री, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर सभी मारे गए। लक्ष्य पहले ही घंटे से सत्ता का शून्य पावर वैक्यूम पैदा करना और अराजकता फैलाना था। इसके साथ ही हमले ने ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता के मूल पर प्रहार किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि शुरुआती लहरों ने IRGC कमांड सेंटरों, ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन साइटों और सैन्य हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया। दूर के ठिकानों से उड़ान भरने वाले भी 2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स भी लगभग निश्चित रूप से इसमें शामिल थे, जिन्हें भूमिगत परमाणु और मिसाइल सुविधाओं जैसे सबसे भारी किलेबंद लक्ष्यों को भेदने का काम सौंपा गया था। इस पहले चरण का लक्ष्य बेहद क्रूर और सरल था, दरवाजे तोड़ना, दुश्मन को अंधा करना और समन्वित रक्षा तैयार करने से पहले उसके नेतृत्व को खत्म करना। एक अभियान जिसमें अंततः लगभग 2000 ठिकानों को निशाना बनाया जाना था। उसके पहले दिन का हमला ही विनाशकारी था। हवाई प्रभुत्व स्थापित करना। ईरान के नेतृत्व के तितर-बितर होने और उसके हवाई रक्षा नेटवर्क के नष्ट होने के साथ दूसरा चरण शुरू हुआ, ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुत्व, टोटल डोमिनेशन। शुरुआती हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी और इजरायली हवाई सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इसका मतलब था कि उनके लड़ाकू विमान प्रमुख ईरानी शहरों और सैन्य ठिकानों के ऊपर लगभग बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते थे। यही वह समय था जब अमेरिकी वायु शक्ति की पूरी ताकत वास्तव में सामने आई। दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर्स F-35 और F-22 के स्क्वाड्रन ईरानी आसमान में छा गए और बचे हुए किसी भी खतरे की तलाश करने लगे। उन्हें E-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों का समर्थन प्राप्त था, जो दुश्मन के रडार को जाम करते हैं और संचार को पनडुब्बी बनाते हैं, जिससे ईरान की सेना और भी अंधी हो गई। ईरानी फुटेज में तेहरान जैसे शहरों के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को चक्कर लगाते हुए भी देखा गया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आसमान पर किसका नियंत्रण था। काम का बंटवारा स्पष्ट लग रहा था। अमेरिका ने मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि इजरायल ने पश्चिमी ईरान में खतरों को संभाला। ईरान के कमांड ढांचे और वायुसेना को बेअसर करके गठबंधन ने ये सुनिश्चित किया कि ईरान उन्हें हवा में चुनौती न दे सके, जिससे वे देश में कहीं भी अपनी मर्जी से लक्ष्यों पर प्रहार कर सके। ईरान की असममित प्रतिक्रिया। विनाशकारी शुरुआती झटके के बावजूद ईरान पनडुब्बी नहीं हुआ था। IRGC का सैन्य सिद्धांत, जिसे मोज़ेक डिफेंस के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल इसी परिदृश्य के लिए बनाया गया था। यह एक विकेंद्रीकृत कमांड संरचना का उपयोग करता है, जो 31 प्रांतीय इकाइयों को संचालित करने और जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देता है, भले ही केंद्रीय नेतृत्व का सफाया हो गया हो। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया।
प्रतिक्रिया तेज और व्यापक थी। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इन हमलों ने केवल इजराइल को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं पर हमला किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब में हमलों की पुष्टि हुई। इसने ईरान की रणनीति के एक प्रमुख हिस्से को प्रदर्शित किया। यदि हमला किया गया तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को जहां भी संभव हो दर्द देने के लिए संघर्ष का विस्तार करेगा। हालांकि सबसे नाटकीय कदम होर्मुज जलदमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना था। IRGC ने दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट को नो गो जोन घोषित कर दिया और चेतावनी दी कि गुजरने का प्रयास करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी जलदमरुमध्य से होकर बहता है और इसके बंद होने से कीमतें आसमान छूने लगी। विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की कि वे $100 प्रति बैरल या उससे भी अधिक हो सकती हैं। ये ईरान का अंतिम असम्मित हथियार है, अपने स्वयं के सैन्य नुकसान का मुकाबला करने के लिए अधिकतम वैश्विक आर्थिक दर्द देने की क्षमता। संभावित परिणाम, ये हमें उन चौंकाने वाले संभावित परिणामों तक लाता है जो मध्य पूर्व को नया आकार दे सकते हैं। युद्ध का मैदान तैयार है, लेकिन अंतिम परिणाम खतरनाक रूप से अस्पष्ट है। परिणाम एक लंबा और खूनी गतिरोध, प्रोट्रैक्टेड एंड ब्लडी स्टेलमेट। इस परिदृश्य में अमेरिका और उसके सहयोगी आसमान को नियंत्रित करते हैं लेकिन अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईरान हालांकि पस्त है लेकिन टूटा नहीं है। इसकी विकेंद्रीकृत सेना इसे अपने बचे हुए मिसाइलों और सस्ते लेकिन प्रभावी कामिकाज़े ड्रोनों का उपयोग करके अमेरिकी ठिकानों, सहयोगी शहरों और वैश्विक शिपिंग पर छिटपुट हमलों के लिए एक खर्चीला युद्ध का गतिरोध, वॉर ऑफ अट्रिशन छेड़ने की अनुमति देती है। होर्मुज जलदमरुमध्य विवादित बना हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में पुरानी अस्थिरता पैदा हो रही है। ये परिणाम बिना किसी स्पष्ट अंत के एक लंबा, थका देने वाला संघर्ष होगा जो संसाधनों को खत्म करेगा और किसी भी क्षण आकस्मिक वृद्धि का जोखिम पैदा करेगा। परिणाम बी, एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध, ए वाइड रीजनल वॉर। ये सबसे विनाशकारी संभावना है। अपने पड़ोसियों पर ईरान के हमले और अधिक देशों को इस लड़ाई में खींच सकते हैं। यदि मिसाइल हमले से यूएई में भारी जनहानि होती है या सऊदी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचता है, तो उन देशों को सीधे जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। संघर्ष फारस की खाड़ी में एक बहुमोर्चे वाले युद्ध में बदल सकता है। हिजबुल्लाह हालांकि कमजोर हो गया है, इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल सकता है। ये परिदृश्य विनाशकारी आर्थिक परिणामों को ट्रिगर करेगा, संभावित रूप से तेल की कीमतों को अभूतपूर्व रूप से $130 प्रति बैरल या उससे अधिक तक धकेल देगा और वैश्विक मंदी को जन्म देगा। परिणाम सी, शासन का पतन और आंतरिक अराजकता, रेजिम कोलैप्स एंड इंटरनल केओस। शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने का प्रहार एक बहुत बड़ा जुआ था। यद्यपि इसने प्रमुख हस्तियों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, लेकिन इसने एक खतरनाक सत्ता शून्यता भी पैदा कर दी। अब सवाल यह है कि इसे कौन या क्या भरता है। क्या IRGC से कोई नया और भी अधिक कट्टरपंथी नेता सत्ता में आएगा जो अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा, या क्या बाहरी दबाव वर्षों के आंतरिक विरोध के साथ मिलकर स्वयं ईरानी राज्य के विखंडन का कारण बन सकता है। यह एक जीत की तरह लग सकता है, लेकिन यह आसानी से एक अराजक गृहयुद्ध में बदल सकता है जहां विभिन्न गुट नियंत्रण के लिए लड़ रहे हों। ईरान में एक विफल राज्य दशकों तक अस्थिरता, आतंकवाद और शरणार्थी संकट का स्रोत बन जाएगा, एक ऐसी समस्या जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी द्वारा हल किए जाने वाले समस्या से कहीं अधिक जटिल है। जिन रणनीतियों और परिणामों पर हमने चर्चा की है वे जटिल हैं और हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। इस और अन्य भू राजनीतिक संघर्षों पर गहन विश्लेषण से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपको क्या लगता है कि सबसे संभावित परिणाम क्या है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ईरानी खतरे को बेअसर करने के लिए एक त्वरित, निर्णायक अभियान के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि पहले कुछ दिनों ने दिखा दिया है कि एक तकनीकी रूप से श्रेष्ठ सेना भी एक साफ सुथरे परिणाम की गारंटी नहीं दे सकती। हमलों ने पुरानी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है, लेकिन आगे क्या होगा ये युद्ध के कोहरे में छिपा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपनी भारी शक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन ईरान ने जवाब में पूरे क्षेत्र को आग लगाने की अपनी इच्छा भी दिखाई है। एक लंबे गतिरोध से लेकर एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध या 88 मिलियन लोगों के देश के अराजक पतन तक आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता आसान नहीं है। मध्य पूर्व का भविष्य अभी इस संघर्ष की आग में गढ़ा जा रहा है। और जैसा कि इतिहास ने बार बार चेतावनी दी है, जब बड़ी शक्तियां युद्ध में जाती हैं तो परिणाम शायद ही कभी वे होते हैं जिनकी वे भविष्यवाणी करते हैं।